तो इन टूडेज एलटी क्लास, जो आज की हमारी एलटी क्लास है, उस एलटी क्लास में आज हम लोग जो है रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब पे बात करेंगे। एक शीट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है जिसमें पूरा डिटेल में बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ रिचर्ड स्टील, किस एज से वो बिलोंग करते हैं, जोसेफ एडिशन से उनका क्या रिलेशन था, और मैंने साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट ऐसे आपके यहाँ सिलेबस में है जिसका नाम द स्पेक्टेटर क्लब है, उससे रिलेटेड चीजें मैंने आपको शेयर किया है। तो आई होप कि यू विल एंजॉय दैट थिंग, बट बिफोर going with that sheet, I would like to share that sheet in PDF mode, in yeah, as a PDF file, and I would like to discuss ki what I have mentioned there and what points you have to take. Just wait. Sharing with you PDF. Richard Steele. I think is it visible? Yes, sir. Okay. Okay. Yeah, I would like to inform you that we are running this class under the banner of JS English Literary Society Allahabad, and that was established in 2006, and now it has done 15 years journey. And during 15 years journey, JS English Literary Society has credit that more than 300, if I say ki aspirants got success as a teacher in LT, TGT, PGT, and even in higher education, more than 25 or 30 professors got selection in different colleges. They are giving their services. So now it's your number, and we all are praying to Almighty God कि TGT का रिजल्ट सुनाई पड़ रहा था कि हो सकता आज आ जाए या हो सकता है कल या कभी भी आ सकता है। तो होप कि यू ऑल विल गेट सक्सेस, और ईश्वर करेगा तो आने वाले एलटी एग्जामिनेशन में भी यू विल पास। इन्हीं दुआओं के साथ हम लोग जो है अपने शीट को लेकर के आगे चलते हैं। उस पर हम डिस्कस करेंगे कि इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू not deliver a lecture, but I'm going to tell you some important points related to Sir Richard Steele and his well-known essay, The Spectator Club. Sir Richard Steele was born on 12th March 1672. As you are getting the point कि Sir Richard Steele का जन्म कब हुआ था? 12th March 1672 में। He died in 1729. उनकी जो मौत होती 1729 को। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? तो यही पॉइंट है कि रिचर्ड स्टील जो है 12 मार्च 1672 को उनका जन्म हुआ है, 1729 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट, अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि सर रिचर्ड स्टील वाज बोर्न ऑन 12 मार्च 1672 and died in 1729. Next point which we have to keep in our mind, and what is that point? That point is कि Sir Richard Steele was an Irish writer. एक और important point है जो ध्यान में रखना है कि he was an Irish writer. This Irish writer means he was born in Ireland. आयरलैंड में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय जो आयरलैंड था वो यूके का हिस्सा था, यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम का मतलब यही होता है कि आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तीन राष्ट्रों को मिल करके या मिला करके यूके कहा गया था, जो ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। तो यू फाइंड कि रिचर्ड स्टील कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। रिचर्ड स्टील के अलावा बहुत सारे लोगों का आपने नाम सुना है जो आयरलैंड से थे, और आयरिश लिटरेरी रिनेशा भी आपको याद होगा, जिसमें एक बड़ा नाम पोएट के रूप में अगर मैं बात करूं तो W.B. येट्स का नाम है। और इसके अलावा अगर आप और बात करेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी रहे हैं। बाद में इन सब लोगों ने जो है दे गॉट सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड, दे डिड देयर वर्क, दे डिड देयर जॉब वेरी एडेप्टली। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आयरलैंड का एक अपना इतिहास है, आयरलैंड का अपना एक कल्चर है, एक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ रहा है, दैट इज सर रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील जो है राइटर भी रहे, मीन्स आयरिश राइटर थे, प्ले राइट थे, मतलब वो ड्रामेटिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे, एंड रिमेम्बर्ड एज को फाउंडर विद हिज फ्रेंड जोसेफ एडिशन। मैंने कई बार बताया है कि उनकी एक बहुत अच्छी इंटीमेसी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी जोसेफ एडिशन के साथ।
किसके साथ रही? जोसेफ एडिशन के साथ। तो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जोसेफ एडिशन, और उन दोनों लोगों ने मिल करके एक मैगजीन निकाला था, और उस मैगजीन का क्या नाम था? द स्पेक्टेटर। उन दोनों लोगों ने मिल करके एक मैगजीन निकाला था, और मैगजीन का क्या नाम था? द स्पेक्टेटर। So you find what you find, that is the third point कि जोसेफ एडिशन, मैगजीन, द स्पेक्टेटर, रिचर्ड स्टील। ऑलरेडी इस पे बहुत सारी बात हुई है कि द स्पेक्टेटर जो जर्नल आया था, जो मैगजीन आई थी, जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील ने मिल करके निकाला था। जोसेफ एडिशन के बहुत अच्छे दोस्त थे रिचर्ड स्टील। यद्यपि बहुत सारा काम जोसेफ एडिशन ने शुरू किया था, लेकिन सारा क्रेडिट रिचर्ड स्टील के अकाउंट में जाता है, कि द स्पेक्टेटर का पूरा क्रेडिट उनके अकाउंट में जाता है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि द स्पेक्टेटर के अलावा एक और जर्नल था, द टैटलर था, उसको भी उन्होंने निकाला था। तो ये दो बड़े जर्नल थे जो इस तरह से रहे हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि सर रिचर्ड स्टील का जन्म 12 मार्च 1672 को हुआ है, उनकी मौत 1729 को हुई है। सर रिचर्ड स्टील आयरिश राइटर है, वो प्ले राइट भी है, पॉलिटिशियन भी है, को फाउंडर है। और किस चीज के को फाउंडर है? विद हिज फ्रेंड जोसेफ एडिशन के साथ उन्होंने द स्पेक्टेटर नाम की मैगजीन निकाला था। स्टील बिकेम अ वीग मेंबर। अगर आपको याद होगा कि बदलते वक्त के साथ साथ, अगर आपको देखेंगे कि जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 ईस्वी में हुई थी, तो चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद जो इंग्लिश कोड था वह दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो टोरी था और दूसरा विग था, WHIG। विग जो है वे एक कैप का यूज करते थे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विग केवल उस कैप के लिए नहीं आता, बल्कि उसके मेंबर्स कैप धारण करते थे, लेकिन विग एक पार्टी बन गई थी। तो टोरी और विग दो पार्टियां थी, और स्टील किस पार्टी के मेंबर थे? विग पार्टी के मेंबर थे। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, स्टील की फ्रेंडशिप किससे थी? जोसेफ एडिशन से थी, और एज अ पॉलिटिशियन ही वॉज अ मेंबर ऑफ विग पार्टी के वो मेंबर थे। तो ये पॉइंट है कि विग से वो जुड़े हुए थे। विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके मेंबर बनते हैं 1713 में, और स्टॉक ब्रिज की वजह से। स्टील वॉज नाइटेड एंड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टील को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, एंड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिएटर रॉयल ड्रूरी लेन लंदन। कह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंदन का एक बड़ा फेमस थिएटर था ड्रूरी लेन, जिसको मतलब रॉयल थिएटर था, रॉयल पे था, ड्रूरी लेन लंदन में था। उसकी भी जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? स्टील के हाथों में थी। उस समय किसी थिएटर की जिम्मेदारी आना बात है, इट वॉज नॉट अ, यू कांट से कि कोई बहुत छोटी मोटी बात थी, नो नॉट एट ऑल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो विग के मतलब वो पार्लियामेंट में मेंबर थे, किस पार्टी से? विग पार्टी से। और उनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि रॉयल थिएटर की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू सी या विच यू फाइंड, कि उनका फ्रेंडशिप जोसेफ एडिशन के साथ था, जिसके साथ मिलकर के उन्होंने द स्पेक्टेटर नाम का जर्नल निकाला। वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 12 मार्च 1672 एंड डाइड इन 1729। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है, एट ड्रूरी लेन थिएटर। ड्रूरी लेन थिएटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एट ड्रूरी लेन स्टील, ड्रूरी लेन में स्टील रोट एंड डायरेक्टेड द सेंटिमेंटल कॉमेडी। कह रहे हैं कि जो ड्रूरी लेन थिएटर रहा है, वहां पर उन्होंने एक कॉमेडी को डायरेक्ट भी किया था, और उसको केवल डायरेक्ट ही नहीं किया, बल्कि वो कॉमेडी भी उन्हीं की देन है, और वो सेंटिमेंटल कॉमेडी रही है। उसका नाम क्या रहा है? द कॉन्सस लवर्स। तो ड्रूरी लेन स्टील रोट एंड डायरेक्टेड द सेंटिमेंटल कॉमेडी। एक सेंटिमेंटल कॉमेडी को उन्होंने डायरेक्ट किया है, और उस कॉमेडी का क्या नाम है? द कॉन्सस लवर्स। स्टील वॉज अ मेंबर ऑफ किट कैट क्लब। इसको लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि इस क्लब को इस्टेब्लिश करने में जोसेफ एडिशन का बड़ा रोल रहा है, और जोसेफ एडिशन उसके को फाउंडर थे। और अगर देखा जाए तो इस क्लब को किसने इस्टेब्लिश किया था? जोनाथन स्विफ्ट ने इस्टेब्लिश किया था। तो इस क्लब के जो मेंबर थे, जोनाथन स्विफ्ट थे, वो तो को फाउंडर थे, या फाउंडर अगर देखा जाए, को फाउंडर जोसेफ एडिशन, लेकिन मेंबरशिप इस स्टील
ने भी लिया। तो इसका मतलब उस समय के जो बड़े राइटर्स थे उसमें स्टील है, जोनाथन स्विफ्ट है प्रोज राइटर्स में, और इसके अलावा आप देखते हैं रिचर्ड स्टील, जोनाथन स्विफ्ट और जोसेफ एडिशन थे। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि बोथ स्टील एंड एडिशन बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विद चाइल्ड कॉफी हाउस। करें कि स्टील और एडिशन जो है दोनों लोग चाइल्ड कॉफी हाउस से जुड़े हुए थे। कहाँ पर? या कि सेंट पॉल चर्च यार्ड में। सेंट पॉल चर्च यार्ड में ही, वहीं से ही वो लोग जुड़े थे और वहां से उन्होंने काम करना शुरू किया। एंड नाउ यू कैन जस्ट गो कि हो सकता है उस काम को उस समय उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिला हो जितना आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या कभी स्टील और एडिशन ने सोचा भी नहीं होगा कि वर्ल्ड लेवल पे उनके एसेज को प्रायोरिटी मिलेगी। द पीपल विल स्टडी, द पीपल विल गो विद हिज एसेज। नो, नेवर। लेकिन उन्होंने काम किया और नाउ उनके वर्क को आज काम किया जा रहा है। सो व्हाट डू यू फाइंड दैट कि किट कैट क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके अलावा स्टील का एसोसिएशन जो सब एडिशन से रहा है और बचपन से ही था कॉफी हाउस से, और वह कॉफी हाउस सेंट पॉल चर्च यार्ड में रही है। स्टील ने ड्रामा लिखा, द कॉन्सर्ट फ्लावर लिखा है जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, जिसको परफॉर्म भी किया गया था रॉयल थिएटर या ड्रूरी लेन स्टील वहां पर। तो दीज थिंग्स यू फाइंड कि वो एक प्रोलिफिक राइटर थे जिनका कंट्रीब्यूशन ड्रामा में भी रहा है, जिनका कंट्रीब्यूशन एज अ पॉलिटिशियन भी रहा है, प्रोज राइटर भी वो थे। सो मेनी थिंग्स ही डिड। अब अगर आप स्टील के वर्क की बात करेंगे तो स्टील फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, जो उनका सबसे पहला पब्लिश्ड वर्क है, जो 1701 ईस्वी में आता है, दैट इज द क्रिश्चियन हीरो। वो कौन सा है? द क्रिश्चियन हीरो, CHRISTIAN, द क्रिश्चियन हीरो। इट केम इन 1701, इट वाज हिज प्रोज वर्क। और इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंटेड एंड एक्चुअल मास्कुलिनिटी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आखिर इस द क्रिश्चियन हीरो में उन्होंने बताया है कि आखिर जो मास्कुलिनिटी देखने में कैसे नजर आती है और रियल में कैसे, इसके डिफरेंसेस को उन्होंने बताया। स्टील्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क द क्रिश्चियन हीरो 1701 attempt to point out the differences between perceived and actual masculinity। perceived और actual, perceived जो नजर आता है, actual जो वास्तव में है। मास्कुलिनिटी जो शब्द है वो इसको इंडिकेट करता है कि मेल डोमिनेशन को इंडिकेट करता है, या अगर जैसे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, पुरुषत्व की बात करते हैं, बहुत सारी मूवी ये कहा जाता है, जैसे बहुत सारे डायलॉग थे कि मर्द को दर्द नहीं होता, मेरे पास 56 इंच का सीना है। तो ये जितने एग्जाम्पल है वो मास्कुलिनिटी का एग्जाम्पल है। या ऋतिक रोशन प्रचार करते हैं डर के आगे जीत है। तो सारा ब्रेवरी, सारा कुछ जो है मतलब ये कि someone that is savior, someone who is a protector, only a male, only male has masculinity, इस तरह की चीजें। तो उन्होंने बताया कि जो मास्कुलिनिटी दिखाई गई है और जो रियल में है वह बिल्कुल अलग टाइप की। ये बात उन्होंने किसमें कही? अपने वर्क द क्रिश्चियन हीरो में बताई है। नाउ हिज अदर वर्क इज द फ्यूनरल। उनका जो फ्यूनरल था यह उनकी कॉमेडी रही है। तो एक तो वर्क उनका क्या रहा है? द क्रिश्चियन हीरो। दूसरा वर्क उनका है द फ्यूनरल वॉज हिज कॉमेडी। इसके अलावा उनका एक और सेंटिमेंटल कॉमेडी है लाइंग लवर। हिज लाइंग लवर इज एन एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, 1705 में एक और कॉमेडी लिखा, सेंटिमेंटल कॉमेडी द टेंडर हस्बैंड। तो वो सेंटिमेंटल कॉमेडी के बड़े राइटरों में से थे। और आपको मैंने बताया था कि जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है ये ऑगस्टन एज में आती है और एक कॉमेडी ऑफ मैनर के खिलाफ आती है, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर में लस्ट था, पैशन था, और बैक बाइटिंग थी, मॉन्गरिंग थी, स्कैंडलिंग थी। उसमें जो है ये दिखाया गया था कि लोगों में गुडनेस की, वर्च्यू की, मैनर की कमी है, खासकर मिडिल क्लास में। वो सारी चीजें तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी मिडिल क्लास में भी आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये चीज देखा कि ये ज्यादातर मिडिल क्लास में ना फैले, इसीलिए उन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखा, बहुत सीरियस बातें की। और उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि गुडनेस, वर्च्यू, मोरालिटी, जेनरसिटी, बेनिवोलेंट नेचर ये लोगों में होना चाहिए, और लोगों की अपनी जो कल्चर है, जो मर्यादाएं हैं, वो बची रहे। तो उन सब चीजों को लेके उन्होंने बात किया। एंड ही टॉक्ड इन इज वेल नोन वर्क दैट इज द टेंडर हस्बैंड। तो अगर मैं उनके वर्क को लेकर के बात करूं तो उनका जो वर्क है, पहला द क्रिश्चियन हीरो है, दूसरा आपका द फ्यूनरल जो कि एक कॉमेडी है, लाइंग लवर भी एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है,
द टेंडर हस्बैंड मी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो 1705 में आती है। उसके पहले हम लोगों ने जिक्र कर ही लिया था, खासकर जो जर्नल था जिसका नाम क्या था, द स्पेक्टेटर। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जर्नल की बात हो रही है, दैट इज द टैटलर। अगर आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आता है जर्नल को लेकर के। द टैटलर स्टील्स फर्स्ट जर्नल, जो टैटलर था या स्टील का पहला जर्नल था, फर्स्ट केम आउट ऑन 12 अप्रैल 1709, पहली बार या 12 अप्रैल 1709 को आता है। एंड अपियर 3 टाइम्स अ वीक, और एक हफ्ते में 3 बार आता था। किस किस दिन आता था, एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उनका ये जो जर्नल था हफ्ते में 3 बार आता था, और कब कब आता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एंड इट केम इन 1709, और एक कब आया हुआ, 1709 में आया हुआ। इट केम इन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड इट केम इन 1709। स्टील wrote this periodical under the pseudonym आइजैक बाइकर स्टाफ। ये चीज ध्यान में रखना है कि स्टील ने जितना भी लिखा है अपने रियल नेम से नहीं लिखा। जो भी एसेज उन्होंने लिखा है उनका एक सूडोनिम था जिसका क्या नाम था, आइजैक बाइकर स्टाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आई आल्सो गॉट इट, पहली बार मेरी नजरों से गुजर रहा है, तो मैं इस आप लोगों से जरूर कहूंगा कि इसे आप ध्यान से देखिएगा कि द टैटलर उनका जर्नल था जो अप्रैल 1709 में आता है, सप्ताह में 3 बार आता है, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। स्टील ने यहाँ पे जो ऐसे लिखा था उस उन्होंने सूडोनिम के रूप में लिखा था, और उस सूडोनिम के रूप में आइजैक बाइकर स्टाफ, उनका जो सूडोनिम था वो क्या था, आइजैक बाइकर स्टाफ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आइजैक बाइकर स्टाफ इज द सूडोनिम ऑफ हूम, इज द सूडोनिम ऑफ दिस मैन। एंड गेव बाइकर स्टाफ फुली डेवलप पर्सनालिटी, उन्होंने बाइकर स्टाफ के नाम से लिखा और इसको एक पूरा जीवन कैरेक्टर बना दिया। तो ये एक खासियत रही है स्टील को लेकर के। वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में, मैंने आपसे क्या क्या शेयर किया है। एंड आई थिंक ये पेज नंबर 2 इज आल्सो विजिबल। स्टील ने क्या किया, स्टील डिस्क्राइब्ड हिज मोटिव इन राइटिंग द टैटलर। स्टील ये भी बताते हैं कि वो टैटलर क्यों लिख रहे थे, उनका लिखने का क्या पर्पज था। एज टू एक्सपोज और एक्सप्रेस, दोनों चीजें हो सकती हैं। एज टू एक्सप्रेस द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन की जो झूठी कलाएं हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रोज राइटर ने कहा है कि उसे उसके ऐसे लिखने का पर्पस या उसके जर्नल के लिखने का पर्पस केवल एक ही है, टू एक्सप्रेस और टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन की झूठी कलाएं हैं उसको एक्सपोज करने के लिए। टू पुल ऑफ द डिस्गाइसेस ऑफ कनिंग, वैनिटी एंड अफेक्शन, जो बहुत सारी चीजें कनिंग है, चालाक है, झूठी है, और अफेक्टेशन, बनावटीपन जिसमें है, उन सब से बचने के लिए ये काम किया जा रहा था। एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी इन आर ड्रेस, आर डिस्कोर्स एंड आर बिहेवियर। एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी, और साथ ही साथ ड्रेस में, डिस्कोर्स में और बिहेवियर में इन सब चीजों को जो है बचाने के लिए या करने के लिए ये चीजें की जाती है। So you find what you find, 2 or 3 important points. Steele described his motive in writing द टैटलर। टैटलर लिखने के पीछे उनका एक मोटिव था, वह क्या था, टू एक्सप्रेस द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन की झूठी कलाओं को लोगों के बीच में एक्सपोज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा चीज क्या था कि टू पुल ऑफ द डिस्गाइसेस ऑफ कनिंग, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चालाक है, झूठ बोलते हैं, बनावटीपन है, उनके ऊपर से इस कवर को हटाना भी एक पर्पस था। एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी इन आवर ड्रेस, और साथ ही साथ यह दिखाने का पर्पस था कि हमारे ड्रेस में, हमारे डिस्कोर्स में और हमारे बिहेवियर में सिंप्लिसिटी नजर आना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, खासकर द टैटलर या अपने एसे को लेकर के, इट वाज गिवन बाय हूम, बाय स्टीव। ये तो मैंने उनकी लाइफ को लेकर, उनके वर्क को लेकर के, टैटलर का उनका क्या मकसद था लिखने को, मैंने उसको लेकर के बातें की है। अब हम सीधे उनके ऐसे को लेकर के बात करते हैं, द स्पेक्टेटर क्लब। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है कि जो द स्पेक्टेटर क्लब है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसमें उन्होंने 6 कैरेक्टर्स को लेकर के बात किया है। और आप देखेंगे
इट्स रिचर्ड स्टील्स फाइनेस्ट अचीवमेंट ये कहा जाता है। दिस एसे वाज पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। यह जो एसे है किस जर्नल में पब्लिश हुआ था? द स्पेक्टेटर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऑलरेडी द स्पेक्टेटर क्लब एसे का भी नाम है, और वह जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था उस जर्नल का क्या नाम है? द स्पेक्टेटर। उस जर्नल का नाम है द स्पेक्टेटर। तो एसे का नाम भी द स्पेक्टेटर क्लब, जर्नल का नाम भी द स्पेक्टेटर। इन दिस एसे, इस एसे में स्टील हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब। उन्होंने जो अपने क्लब के 6 मेंबरों का अकाउंट दिया है। दीज मेंबर्स रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वे समाज के विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टील डिस्क्राइब्स 6 ऑफ द मेंबर। स्टील ने 6 मेंबर्स को लेकर के बात की क्लब के। दे आर, ये सबको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन बनेगा कि वे कौन कौन से मेंबर हैं। एक तो मेंबर है सर रॉजर डी कावर्ली, दूसरा है कैप्टन सेंट्री, तीसरे हैं सर एंड्रयू रीपोर्ट, चौथे हैं विल हनीकॉम्ब, पांचवे हैं क्लर्जीमैन, छठे हैं स्टूडेंट ऑफ लॉ। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड की थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन 6 है। उनमें से सर राजा डी कावर्ली नंबर 1, नंबर 2 कैप्टन सेंट्री, नंबर 3 सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, नंबर 4 विल हनीकॉम्ब, नंबर 5 स्टूडेंट ऑफ लॉ, लास्ट में क्लर्जीमैन आते हैं। खैर उनका जो डिटेल दिया गया है वो उसी के सीक्वेंस पे ही दिया गया है, तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से पहला मेंबर सर राजा डी कंवरली है, लास्ट के मेंबर क्लर्जी मैन है। तो सर राजा डी कंवरली कैसे कैरेक्टर हैं, उनको लेकर के क्या बातें ध्यान रखना चाहिए, क्या बताया गया है? अ काइंड हार्टेड जेंटलमैन, वह बहुत ही काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड जेंटलमैन, बहुत उदार स्वभाव के हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर, और वह जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के मैन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर हम समझ सकते हैं कि वह किस तरह का आदमी है, उदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है, एंड हैड अ गुड सेंस, उनका सेंस भी बहुत अच्छा है। ही ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड बट इज अनयूजुअल। वो उनकी एक एक आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट भी है, या हमेशा उन्होंने ये देखने की कोशिश की है कि वो दुनिया के लोगों में कमियां निकालते हैं, या दुनिया के लोगों के बीच में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं ये गलत है, बहुत ज्यादा मार्क करते हैं किसी चीज को कि ये गलत है, ये गलत है। इतना सब होते हुए भी कोई भी उनका दुश्मन नहीं है। यह जो है एसेश ने बताने की कोशिश की है कि सर राजर एक काइंड हार्टेड जेंटलमैन है, उनका नेचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और एक गुड सेंस के आदमी है। लेकिन एक उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी, वह क्या है? फाउंड फॉल्ट, वह गलतियां निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया, अगर आपको याद होगा ये पॉइंट है, फाउंड फॉल्ट। वो गलतियां निकालते हैं विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह से लोग दुनिया में रह रहे हैं, जी रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी चीजें दुनिया में नहीं हो रही हैं, या लोग गलत हैं, तो उस गलतियों को तुरंत जो है कह देते हैं या फाइंड फॉल्ट करते हैं विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड बट दिस अनयूजुअल नेचर। लेकिन इनके इस अनोखे व्यवहार की वजह से भी नेवर मेड हिम एनी एनिमी, उनका कोई शत्रु नहीं है। नेवर मेड हिम एनी एनिमी, ऐसा नहीं कि उनका कोई शत्रु है। सर रॉजर हैड अ यूनिक कैपेसिटी टू प्लीज अदर्स। सर रॉजर में एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है, वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं, सबको खुश कर देते हैं। ये तो आधा उनमें है कि सर रॉजर का। पहले ही बताया गया कि काइंड हार्टेड है, जेंटलमैन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका नेचर है, और इस अनयूजुअल नेचर की वजह से भी उनका कोई एनिमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अगर कहीं पे फाइंड फॉल्ट करते हैं या देखते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, कोई उनका शत्रु है, नो नॉट एट ऑल, और अपनी ओर सबको खींचते हैं। सर रॉजर हैड अ यूनिक कैपेसिटी टू प्लीज अदर। सर रॉजर वाज अ बैचलर, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो बैचलर है, अविवाहित है। वो थ्रू आउट लाइफ वो विवाह उन्होंने नहीं किया, बिकॉज ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन द लव ऑफ अ ब्यूटीफुल विडो, क्योंकि उनको जो है एक विधवा स्त्री से प्यार हो गया था, और जब उन्होंने शादी का प्रपोजल रखा तो उस विधवा स्त्री ने इनसे शादी करने से मना कर दिया था, और उस सदमे की वजह से वो 1 साल तक उबर नहीं पाए, फिर उन्होंने मैरिज ही नहीं किया जो है। तो एक पॉइंट ये भी है कि ही वॉज क्रॉस्ड इन लव ऑफ अ विडो, and yeah, that widow denied to marry this man. This is why he became disappointed in the love of a beautiful widow, and he remained bachelor throughout the life. तो एक उनकी और चीजें आपको पता चली कि जो सर रॉजर रहे हैं वो अविवाहित रहे हैं। उनके अविवाहित होने के पीछे यही था कि ही वॉज क्रॉस्ड इन द लव ऑफ अ ब्यूटीफुल विडो, दैट विडो
refused his proposal to marry, and you will come to know he became disappointed. 1 year, yeah, a year he didn't do anything, and he didn't marry at throughout his life. फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी एक और आदत थी कि वो अच्छी लोगों की संगत में बैठते थे ही। यू विल कम टू नो कि एक और उनकी खासियत थी, वह क्या थी, ही मूव्ड इन सोसाइटी, वह अच्छी सोसाइटी में बैठते थे, ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, अच्छे लोगों के बीच में, लाइक लॉर्ड राचेस्टर, सर जॉर्ज एथरीज। ये दो नाम याद रखिएगा कि सर राजा डी कावर्ली किन दो लोगों के बीच में बैठते थे, लॉर्ड रॉचेस्टर, सर जॉर्ज एथरीज की संगत में बैठते थे। ही ओर अ कोट एंड अ जैकेट, सर राजर जो है एक कोट और जैकेट पहनते थे जो थोड़ा सा कट टाइप में होता था, विच वॉज इन फैशन दैट टाइम, जो उस समय फैशन की में थी। तो उनका अपना पहनना वगैरह काफी अच्छा अच्छा था, कपड़ा काफी अच्छा पहनते थे और जो फैशन चलता था उसका ध्यान रखते थे। तो क्या पहनते थे, जैकेट पहनते थे और साथ ही साथ कोट पहनते थे। नाउ सर राजा वाज 56 ईयर्स ओल्ड, और सर राजा की उम्र कितनी हो चुकी है, 56 साल की हो चुकी। नाउ सर राजा वाज 56 ईयर्स ओल्ड। तो व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट कि सर राजर पहले कैरेक्टर है, काइंड हार्टेड जेंटिलमैन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर उनका है, और समटाइम्स यू विल कम टू नो he find fault but this unusual nature never made him any enemy, और Sir Roger had a unique capacity to please others. He remained bachelor throughout his life because he was crushed in love with a beautiful widow, and that widow refused his proposal, and he remained bachelor throughout his life. And second important point, he just moved with the beautiful, in the company of the beautiful persons as Lord Rochester and Sir Judge Etheridge, and he was a man who also believed in fashion. That time he wore a coat and a jacket of a cut, and now he is about 56 years old. दैट इज द पॉइंट। अब थोड़ा सा और भी एक क्वाइट हेल एंड हार्टी, उनका जो नेचर रहा है वह कैसा रहा है, 56 ओल्ड के, लेकिन एकदम उनका नेचर क्वाइट हेल एंड हार्टी, बहुत दयालु किस्म के थे। लास्ट पॉइंट उनके बारे में कि ही वाज आल्सो द जस्टिस ऑफ द कोरम, वो ये एक बड़ा पोस्ट होता है, वो जस्टिस ऑफ द कोरम के सदस्य थे। जब तक वो जो है नहीं आते थे तब तक कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता था। यह एक बड़ा सम्मान होता है कि जो न्यायाधीशों की सभा थी, उस न्यायाधीशों की सभा में वो एक कोरम का काम करते थे। अगर 10 की बैठक होनी है तो उस 10 की बैठक में इनका मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक पोस्ट इनको मिली थी, ही वाज आल्सो द जस्टिस ऑफ द कोरम, जस्टिस ऑफ द कोरम, एंड शोड हिज जुडिशियल एबिलिटीज, उन्होंने अपनी योग्यता भी दिखाई कई केसेस में। ऑन द एयर ऑफ द जस्टिस एट अ क्वार्टर सेशन, एक सेशन में ऐसा कुछ बात हुआ जहाँ पे उन्होंने अपने डिसीजन, इतना खूबसूरत डिसीजन दिया कि कई सालों से लंबित केस का जो है सॉल्यूशन निकला। तो उनमें एक जज की, दूसरा चीज अगर आप देखेंगे, एक और नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टूडेंट ऑफ लॉ। दूसरा कैरेक्टर द स्टूडेंट ऑफ लॉ है, ही वाज आल्सो अ बैचलर। देखिए दो बैचलर रहे हैं, एक तो बैचलर सर राजा दी कावली, दूसरा द स्टूडेंट ऑफ लॉ रहा है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना। द स्टूडेंट ऑफ लॉ, ही वाज बैचलर, ही वाज अ मैन ऑफ शार्प विट, काफी अच्छी बुद्धि के थे, एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ही टुक टू द स्टडी ऑफ लॉ इन ओबीडियंस, केवल अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए या उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने लॉ की स्टडी की। टू हिज फादर ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ ड्रामा एंड ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म, यह इनकी खासियत है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द स्पेक्टेटर क्लब में वह कौन सा कैरेक्टर है हु गॉट द डिग्री ऑफ लॉ बट ही वाज मच इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ ड्रामा एंड ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। ड्रामा और ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म में उनका इंटरेस्ट बहुत था। मजबूरी में उन्होंने लॉ की डिग्री ली क्योंकि उनके फादर ये चाहते थे। ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ ड्रामा एंड ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। फिर आगे ही चूज हिज ऑक्यूपेशन रादर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ हिज ओल्ड फादर।
than to include his own tendencies. उन्होंने जो कुछ भी किया केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने किया। अगर उन्होंने लॉ की डिग्री ली है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, इसीलिए उन्होंने ही चूज हिज ऑक्यूपेशन, उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन खुद नहीं चूज किया, रादर टू बी द डायरेक्शन ऑफ हिज ओल्ड फादर, बल्कि अपने ओल्ड फादर की डायरेक्शन को वो मानने के लिए उन्होंने किया। अगर आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि उस समय की जो सोसाइटी थी वहां पे ज्वाइंट फैमिली थी और फादर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो सन थे वो जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिल रही है कि अगर फादर ने ये कहा कि बेटा तुम्हें ये डिग्री लेना है, तो बेटा अपनी चॉइस नहीं रख सकता था, बल्कि वो किसके साथ जाता था, फादर की ही चॉइस के साथ जाता था। आज तो जमाना बदला है, आज तो फादर ये कहते हैं कि तुम्हें किस फील्ड में जाना, तुम डिसाइड करो तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो। और इंडिया में तो मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले, 20-25 साल पहले तो लोगों को ये भी नहीं होता था पता कि लड़के हमारे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। जो जो भी पढ़ना शुरू कर दिया, जो जिस दिशा में चले गए, उनकी अपनी स्टडी है, टीचर ने कुछ बता दिया, हेल्प कर दिया, तब वो एक दिशा पकड़ लेते थे। वरना फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ना वो तो उनको आर्ट साइड पता, ना साइंस साइड पता, ना कॉमर्स, ना एग्रीकल्चर की जानकारी होती थी। जो आपने ले लिया आप पढ़ते चले गए, आपका रास्ता बनता है, सच अ थिंग वी फाइंड। तो इट आल्सो शोज द मैनर, उस समय द रोल ऑफ द फादर एंड हाउ द सन वाज, means he was an obeying son who obeyed the command of his father, and he took the degree of law, but he was much interested in the study of drama and dramatic criticism. नेक्स्ट पॉइंट है कि द फिलोसफर्स लाइक अरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस वर वेल अंडरस्टूड बाय हिम। उनका इंटरेस्ट किसमें था, अरिस्टोटल और लॉन्जाइनस में था। ये दोनों दार्शनिक हैं, तो स्टूडेंट ऑफ लॉ ने किसकी स्टडी किया, अरिस्टोटल और लॉन्जाइनस की। वो उनको ज्यादा अच्छे लगते थे, ना कि जो है ये कि लॉ से रिलेटेड कोई क्रिटिक या लॉ से रिलेटेड कोई स्कॉलर उनको अच्छा लगता था। His real hour of business was the time of the play। बहुत इंपॉर्टेंट अरे उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस कहाँ पे होता था, थिएटर में गुजरता था। और इतने बड़े थिएटर के स्कॉलर थे कि अगर जब वो बैठे रहते थे तो वहां के जो परफॉर्मर होते थे, वे ये सोचते थे कहीं स्टूडेंट ऑफ लॉ बैठ करके देख तो नहीं रहे, तो वे अपने रोल को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते थे, काफी ज्यादा। So his real hour of business was the time of the play, the presence of an able critic among the audience would raise the actors to give the best performance possible। अब आप देखिए वही जो पॉइंट मैंने बताया वो आया हुआ है कि जब वो दर्शकों के बीच में बैठे रहते थे, तो जो भी परफॉर्मर होते थे वो अपना सबसे बेस्ट करते थे कि कहीं कोई क्वेश्चन मार्क उनके परफॉर्मेंस पे न लग जाए। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। सेकंड थे द स्टूडेंट ऑफ लॉ, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, अ गुड बिजनेसमैन ऑफ लंदन। लंदन के एक अच्छे बिजनेसमैन। ऑलरेडी आपको पता है कि सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट वाज अ बिजनेसमैन। ही वाज ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन था दैट अ डोमिनियन वेट बाय बी एक्सटेंडेड बाय आर्ट एंड इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा पॉइंट उनका था कि अगर हमें अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो हमें उसको आर्ट और इंडस्ट्री के माध्यम से बढ़ाना है, ना कि शक्ति का यूज करके। एक नया दर्शन है एक तरह से, जो 17वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया में, तो दैट वाज द कंपनी ऑफ अ बिजनेसमैन, और वही व्यापार करने के लिए। तो और किस तरह से उसे पूरे भारत पे हुकूमत किया या अपना राज पूरे भारत में उसने किया। तो उसी चीज को यहाँ पे वही सोच देखने को मिलती है। और उनका कहना है कि अगर किसी भी देश को आपको जीतना है या अगर अपने देश के क्षेत्र को फैलाना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप क्या करिए। या मे आई नो, आर यू गेटिंग इट? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? Yes, sir. Voice is clear. Sir, I am not getting your voice.
Sir, I am not getting your voice, sir. Sir, you are not audible.